नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में वर्णमाला बताने जा रहा हूं। सुबह शाम आप तक वीडियो पहुंचेगी, इसलिए मैं गारंटी लेता हूं यहां से लगभग नेट में और हर स्टेट में आप सरकार जो है एग्जाम लेना प्रारंभ कर दी है। लगभग 5 से 10 प्रश्न यहां आने की संभावना है इस क्लास से, और अंत में मैं लगभग 25 MCQ भी बताऊंगा वर्णमाला से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए अंत तक जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट में हिंदी वर्णमाला। यह चार्ट आप UKG में प्रेप में हर जगह देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको कंपटीशन ने यहाँ से पढ़ने को मिल रही है। इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर छिपा हुआ है। वर्णमाला, ये वर्णमाला के माध्यम से मैं आपको उस पुराने चीज़ों को मैं ताज़ा करना चाहता हूँ जो बचपन में आप पढ़े हैं। वर्णमाला कहने का अर्थ होता है वर्णमाला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से होता है, और परीक्षा में क्या क्वेश्चन आते हैं। इन सभी पैटर्न को मैं इसी क्लास में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसी को वर्णमाला बोला गया। जितने भी या ई, ये चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये व्यंजन जो होते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ये व्यंजन हो गया। ठीक है, ये बचपन का था। चलिए अब बात करेंगे स्टैंडर्ड चीज़ों को। थोड़ा सा हम चलते हैं अपने एग्जाम की रफ्तार की ओर। मानक हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कि 52 होता है। और यदि स्वर कहेगा तो 11 होता है। यही स्वर कहलाता है प्यारे साथियों। या, ई, बड़ी, उ, री, ए, या, ओ, अंग, या। लेकिन स्वर के अंतर्गत 11 रखा गया। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं तक, इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि व्यंजन की बात करेगा तो व्यंजन 52 होते हैं। सॉरी, हाँ, टोटल व्यंजन जो होते हैं वो 52 होते हैं। देखिए, ये सब हो गया ऐसे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारे चीज़ों को, पॉइंट को यदि आप ध्यान रखेंगे तो कहीं भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मानक हिंदी में ये सब। अब बात करेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। या ई आदि जब मनुष्य की वाग्दंदियों द्वारा, ठीक है, व्यक्त होते तब ये ध्वनियाँ कहलाती है। लिखित ध्वनि जैसे वर्ण रूप कहलाते हैं, और लिखित ध्वनि ही क्या कहलाते हैं? वर्ण रूप कहलाते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। या अक्षर भी कहते हैं। जैसे इसकी मात्रा जो होता है प्यारे साथियों, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं होता, ये कट को, लेकिन या की मात्रा ये होता है। उसके बाद छोटी ई की मात्रा ये होता है, और बड़ी ई की मात्रा ये होता है। ऊ की मात्रा ये, और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से। एक की मात्रा आप बात करें तो ये हो जाता है, और या की मात्रा डबल ऊपर में रहता है, ओ की ये। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना। और एक रह जाता है री जहाँ पर भी दिखाई देगा उसकी मात्रा ये हो गया है। तो आपको मात्रा भी ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछेगा कि हिंदी में स्वर वर्णों की मात्रा कितनी होती है, तो फिर से देखिए, काउंट में करके मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया? 10। और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11, पर इसकी मात्रा नहीं होती है। तो इन तथ्यों का आपको ध्यान रखना है। PDF के लिए आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट JRF हर परीक्षा में। अब बात यहाँ पे आता है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? लघु स्वर और एक होता है हास्य स्वर। यदि लघु स्वर 4 होते हैं, और इसी का दूसरा नाम हास्य स्वर है। दीर्घ स्वर को गुरु संधि स्वर भी कहा जाता है। इसकी संख्या 7 होती है। जैसे लघु स्वर य, ई, उ और री, और गुरु स्वर या, ई, उ, ए, या, ओ, अ हो जाते हैं। मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर एक मात्रिक होता है, और उच्चारण काल के आधार पर द्विमात्रिक होता है। ये जब भी आपको बात करेगा कहीं भी, तो यहाँ पे आपको द्विमात्रा, ये सब जब भी हम छंद या एथी में पढ़ेंगे तो 2 मात्रा की गणना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
तो अब इसकी कैसे गणना होगा, जरूरी नहीं कि यही शब्द रहेगा, वहाँ पे जैसे का रहेगा, तो जैसे का रहेगा तो वहाँ पे दो, यहाँ पे दो छिपा हुआ है, ठीक है इसमें। और यदि इसकी मात्रा छोटी बड़ी की मात्रा ऐसी होती है कि, तो भी आपको यहाँ पे दो गिनना है। आप बात करेंगे उ, तो इस तरह की मात्रा रहेगा, तो जहाँ पर भी जैसे सूचना में रहेगा तो आपको यहाँ पे दो मात्रा गिनना है यार। एक की मात्रा यहाँ पे क्या होता है, एक मात्रा ऊपर में, ठीक है, जैसे कमिए के, तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा द्विमात्रिक रहेगा। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से देखिए, एक अग्रभाग होता है, क्या होता है, अग्रभाग होता है, और दूसरा मध्य भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है, जैसे ई, बड़ी ई, ए या री। मध्य भाग, जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है, मतलब थोड़ा देख लीजिए स्वयं, जैसे य। पश्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में ऊपर उठता है, पश्य स्वर कहते हैं। या, उ, बड़ी उ, ओ। यहाँ कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। एक से अधिक वर्ण के मेल को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती। भाषा की लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो या, ई, उ है, ये मूल दीर्घ स्वर आते हैं। अनुस्वार तत्सम तद्भव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ए और त्र ये स्त्रीलिंग वर्ण है, ध्यान रखेंगे, कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यदि आपसे पूछेगा छोटी ई, बड़ी ई और त्र ये स्त्रीलिंग तो है पर वर्ण है, ठीक है, स्त्रीलिंग वर्णमाला है, तो ध्यान रखेंगे। 3 गो त्र भी आता है। व्यंजनों का वर्गीकरण को ध्यान रखेंगे। आगत स्वर जो है से या हो जाता है, मध्य स्वर य हो जाता है। आगत स्वर मतलब या, जैसे हम लोग आंख लिखते हैं तो वो हो जाता है आगत स्वर। प्राण तत्व के आधार पर दो तरह के शब्द यहाँ बने हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में लोग बेहोश हो जाते हैं, उसको अल्प प्राण कह करके आप कह सकते हैं। ट्रिक समझिए, जिन अक्षर के उच्चारण करते समय मुख से वायु और फेफड़ों से वायु कम निकलती हो उसे अल्प प्राण का संज्ञा दिया गया है। महाप्राण, जैसे अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम 1, 3, 5 इसे कहा गया है। और अरलवा ये भी अल्प प्राण हो जाता है। अल्प प्राण मतलब बेहोश हो जाना। प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, अल्प प्राण का आपको ट्रिक में दे रहा हूँ। बेहोश में थोड़ा सा प्राण निकलता है, पूरा नहीं निकलता है। लेकिन अब बात करेंगे अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या 19 होती है अनुस्वार जोड़ करके, कुल मिलाकर के 31 होते हैं। महाप्राण की बात करें, वैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है, चतुर्थ वर्ण तथा स, ध्यान रखेंगे, दूसरा चतुर्थ वर्ण तथा तालब सा, मूर्धन सा, कुल मिलाकर के 15 विसर्ग हो जाते हैं महाप्राण में। अल्प प्राण या महाप्राण। अल्प प्राण में ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे प्रथम, तृतीय और पंचम, द्वितीय चतुर्थ में ध्यान रखिएगा, द्वितीय और चतुर्थ में क, ख, ग, ये और तृतीय चतुर्थ में ये आता है। तो इतने चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे। जहाँ पर भी सम संख्या आ जाएगा 24 वो महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण मतलब 24 घंटा ही महाप्राण में जपते रहिए। अल्प प्राण में क्या होगा, 1, 3 और 5 135। तो 24 घंटा जपने वाला क्या होता है, महान आदमी होता है। तो महाप्राण, ठीक है, 24 घंटा पढ़ेंगे तो महान आदमी बनेंगे। तो ऐसे आप ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे चीज़ों को। तो महाप्राण, जहाँ एक तरफ ध्यान रखेंगे महाप्राण, तो अल्प प्राण आपके दिमाग में खुद तैयार हो जाएगा क्वेश्चन, यह आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा। घोष तत्व, नाद, गुंज, झंकार,
कंपन के आधार पर, ठीक है, एक ही नाम है सबका, कोई अलग अलग नाम नहीं है। झंकार भी कह सकते हैं, कंपन भी कह सकते हैं, घोष तत्व। केवल आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए, फंसाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा एग्जामिनर। कभी घोष तत्व के आधार पर पूछ देगा, कभी नांद के एथी पर पूछ देगा आधार पर, कभी गूंज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, झंकार के बेसिस पर पूछेगा। तो आपको इन पॉइंटे को, इन शब्दों को ख्याल रखना है, रट लेना है। अघोष शब्द, ठीक है, ये ध्यान रखें, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी बोला गया है। तो तीनों घोष को दो नाम है, सघोष और घोष। तो यहाँ पे अघोष क्या कहता है, जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं की कंपन नहीं होती है। क्या नहीं होता है, स्वर तंत्रिका। मतलब कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, जिस प्रकार हमारे वाद्य यंत्र में, ठीक है, जैसे हारमोनियम में, गिटार में, इन सभी में तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मुंह से जीवा निकलते समय जो भी स्वर निकलते हैं वो स्वर तंत्रिकाओं से टकराकर ही निकलती है। यदि स्वर तंत्रिका उसी हारमोनियम की तरह, उसी गिटार की तरह है, जिससे हमारा आवाज़ें अलग अलग एक ही मुख से निकलती है। तो इन अघोष का कहना है कि जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका का कंपन नहीं होता है, मतलब हिलता डुलता नहीं है, उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस तालब सा, मूर्धन सा और दंड सा, तीन गो, ये सब अघोष कहलाते हैं प्यारे साथियों। घोष ध्वनियों की संख्या 13 होती है। घोष और सघोष, जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, वैसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम य, र, ल, व, य, यंग, य, ये हो जाते हैं घोष वर्ण। संयुक्त व्यंजन, जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ में क और स रहता, त्र में त और र रह गया, आज्ञा में ज और य और श्र में स और र रह गया है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से आया हुआ है। अब बात करते हैं, संयुक्त होते हुए उसे द्वित कहा जाता है। ठीक है, अर्थात व्यंजन द्वित क्या है, तो किसी भी शब्द में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं उसे द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, जैसे बचन सी हम लोग लिखते हैं, बचन सी, ये भी संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, केवल बचन सी। पक्का, अड्डा, 70, 80, 90 ये व्यंजन है, पर द्वित व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्वित व्यंजन। नोट कर ले, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है प्यारे साथियों। अब यहाँ से 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे से, स्वर वर्ण 11, आयोगवा 2, व्यंजन 33। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं, 33, पर वर्णमाला 52 होते हैं। संयुक्ताक्षर 4, उत्प्रेक्षित 2। संयुक्ताक्षर ये इसी को 4 बोला गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 हो जाते हैं। अब बात करेंगे पुनः विचार। कामता प्रसाद गुरु में बाह्य पर्यंत के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद बताए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। हिंदी में स्पर्श, घोष और महाप्राण, ओष्ठ और व्यंजन ध्वनियाँ भ है। प्र में पूर्ण, क्या प्र में 4 अक्षर से प्र का निर्माण होता है, सॉरी 2 अक्षर से, प प्लस आधा र मिल करके यह प्र का निर्माण होता है। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाता है, और पदबंध से छोटी इकाई पद कहलाते हैं। और यदि बात करेगा पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अक्षर से भी छोटी इकाई रहता है उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यदि नीचे से चलेगा, आप चलना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ध्वनि से बड़ा जो होगा वो अक्षर कहलाएगा, अक्षर से बड़ा पद होता है, पद से बड़ा पदबंध होता है, पदबंध से बड़ा उपवाक्य होता है, और उपवाक्य से बड़ा वाक्य होता है। तो दोनों तरह से आरोही क्रम और
आरोही क्रम दोनों तरह से आप समझिए, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, सेम चीज होता है। सारे पॉइंट मैं एक ही क्लास में शामिल किया हूं आपको समझाने के लिए। सजातीय संधि स्वर 3 होते हैं। या मिलकर के या का निर्माण होता है। ई बड़ी होता है, ऊ का बड़ी होता है। ये सजातीय संधि स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। विजातीय स्वर संधि ये 4 होते हैं। य प्लस ऊ मिलकर के ओ, य प्लस ये मिलकर के ए, य प्लस ओ मिलकर के औ। मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर आगे चल करके आप ही मुसीबत में फंसेंगे, ठीक है। तो मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर ये सभी एक ही होते हैं। परिभाषा, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग में नहीं हुआ है, ठीक है, योग में नहीं। या, ई, उ और री ये हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। संधि स्वर या कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर, इसको संधि स्वर भी कहा जाता है, कृत्रिम स्वर कहा जाता है और बनावटी स्वर कहा जाता है। परिभाषा, वे स्वर जो दो स्वरों की संधि, ठीक है, मेल से बनते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो वह कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कहा जाता है। जैसे या, ई, उ, ए, ये, तो ये हो गया बनावटी स्वर। अग्रभाग, स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग। चलिए चित्र के माध्यम से मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखिए, अग्रभाग, अग्रभाग बहुत प्रकार के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग रखना है कि किसका उच्चारण कहाँ पे होता है, किसका नहीं होता है। तो देखिए, कठोर तालु का उच्चारण, इसको कठोर तालु बोला गया प्यारे साथियों, ठीक है, ये ऊपर का भाग। और ये जो बीच वाला हिस्सा है हम अलग कलर का यूज करते हैं, ठीक है, पीला कलर का। ये का जो हिस्सा ये मूर्धा कहलाता है, जो हमारे क्या है ऊपर में सटे हुए। वक्त से आगे का हिस्सा, दांत तो जान ही रहे, ओठ जिसमें हम लिपस्टिक लगाते हैं, वो ओठ कहा जाता है, ठीक है। और जीभ जिससे हम स्वाद को चखते हैं। स्वर तंत्रिका, ये कंठ को स्वर तंत्रिका बोला गया है, ठीक है। श्वास नली उसके नीचे होता है। संघर्षी थोड़ा सा पीछे, जो अंत में, मतलब जहाँ से हम लोग पेट में अन्न डालते हैं और वह यहाँ से नीचे चला जाता है, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? संघर्षी या काकल ये बोला जाता है। कोमल तालु, ये कोमल तालु हो जाता है। यहाँ इससे ऊपर वाला थोड़ा सा बोला तालु बोलते हैं। जो कभी कभी चाय पीते हैं बोलते हैं कि तालु में हम क्या किए हैं, थोड़ा सा मतलब डर गए हैं। तो ये हो गया तालु मेरा। अब यहाँ पे बात करेंगे ड का जो है ये कंठ प्लस नासिक से इसका उच्चारण होता है। और इया का उच्चारण स्थान यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, च छ ज झ इया, तो तालव्य प्लस नासिक दोनों मिलकर के इया का उच्चारण करते हैं। और मूर्धन्य का उच्चारण मूर्धन्य प्लस नासिक से होता है, तब ये मूर्धन्य का हम सभी लोग उच्चारण कर पाते हैं प्यारे साथियों। मूर्धन्य का दंत तथा नासिक से, इसीलिए इसका नाम हो गया है मूर्धन्य, सॉरी दंतना। दंत पहले आता है इसलिए इसका नाम दंतना पड़ गया। म ओष्ठ प्लस नासिक से, इसीलिए इसका नाम रह गया है म, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से, मुझे आशा है कि आपको पसंद जरूर लगी होगी, तो एक लाइक जरूर करेंगे। अब एक आता है समृद्ध स्वर, जिन उच्चारण के में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात बंद रहता है, ये 4 शब्द होते हैं, उसे समृद्ध स्वर कहा जाता है। ई, बड़ी ई, उ और री। और एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है अर्थात मुख क्या होता है, आधे से कम खुलता है। जैसे य, व स्वरों के उच्चारण ये होते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। विवृत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह जो होता है सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुलता है, जैसे अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। या की मात्रा अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते। विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता है। या, ए, ओ और या, ये हो जाते हैं अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। वर्तुल स्वर, गोलाकार
या वृत्तमुखी वृत्ताकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसको वर्तुल स्वर कहा जाता है। गोलाकार स्वर या वृत्तमुखी वृत्ताकार कह करके हम सभी लोग संबोधित करते हैं। आवृत्तमुखी या प्रसिद्ध आवृत्ताकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाता है, उसको आवृत्तमुखी या प्रसिद्धमुखी या आवृत्ताकार कह करके हम सभी लोग संबोधित करते हैं। या ई, बड़ी ई, या ये हो गया, समझ गए। तो ऐसे चीज़ों का आपको ध्यान। अनुस्वार में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या लिखते हैं, जैसे हिंदी, ठीक है, दिनांक, ये सब में अनुस्वार का प्रयोग जरूर करते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलता है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरा रेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, गंगा, संग, कंधा। अनुनासिक की बात करें इसको, ठीक है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आंख के ऊपर हम लोग अनुनासिक का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से, ठीक है, निकलती है तब उसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहा जाता है। पंखुड़ी, तांगा, लहंगा और धसना, ये हो गया मेरा अनुनासिक, सब पर एक एक बिंदु रहेगा, ये हो गया, ठीक है। विसर्ग संधि, जहां पे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इसको विसर्ग संधि कहा गया है, विसर्ग बोला जाता है। संधि में बहुत बार इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग प्रातः क्या लिखते हैं, प्रातः काल, तो यहाँ पे विसर्ग चिन्ह लगाते हैं बीच में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ प्रातः, आता या स्वतः, तो विसर्ग चिन्हों का प्रयोग जरूर करते हैं। अर्थात इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, यह स्वर नहीं, इसे यह के साथ जोड़कर यह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसके तत्सम कहते हैं, और तद्भव जो होता है वह संस्कृत का उपजा हुआ, संस्कृत से निकला हुआ, उसे तत्सम कहते हैं। वन लाइनर प्रश्न करें। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, हिंदी में मात्रा की संख्या 10 होती है। हास्य स्वर, लघु स्वर एक मात्रिक होती है, य, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है, ये पहले भी हमने आपको बताया था। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, कृत्रिम स्वर और बनावटी स्वर होते हैं। जैसे इसकी संख्या या, ई, उ, ए, या, ओ। मूल स्वर या दीर्घ स्वर सजातीय संधि स्वर होते हैं, या, ई, उ। संयुक्त स्वर विजातीय संधि स्वर होते हैं, ए, या, ओ और या। गुण संधि स्वर कितने होते हैं, तो देख लीजिए, य प्लस ए, ई मिलकर के ए का निर्माण होते हैं, य प्लस ए मिलकर के या का निर्माण होता है। वृद्धि संधि स्वर संधि जिसको मिश्रित संधि स्वर कहते हैं, तो य प्लस उ मिलकर के ओ, इसको वृद्धि संधि कह करके संबोधित करते हैं और मिश्रित संधि भी कहते हैं प्यारे साथियों। आगत स्वर या, अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, या। मध्य स्वर या, पश्च स्वर या, उ, ओ। या। समृद्ध स्वर ई, बड़ी ई, उ। अर्ध समृद्ध ए, ओ, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या आपको ध्यान रखना है 39 होते हैं और मूल व्यंजनों की संख्या 33। यदि पूछेगा सिंपल कि मूल व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो 33 लगाएंगे, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा कुल व्यंजनों की संख्या तो कितना लगाएंगे, 39 लगाएंगे, 39 जरूर लगाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है, उत्प्रेक्षित व्यंजनों की संख्या 2 होता है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ठीक है, 4 होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग ये सब, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन भी 4। ऊष्म व्यंजन जहाँ से उष्मा, जिस शब्द को उच्चारण करते समय उष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। लुठित व्यंजन र होता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पार्श्विक व्यंजन ल है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ ट, ठ, ड, ढ होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध जो होता है स दंत है। तालब स तालव्य, मूर्धन स मूर्धन्य।
ड का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य होता है और ट का मूर्धा होता है। व्यंजन स्थान तालु से होता है च छ ज झ इया। अल्प प्राण व्यंजन 135 और महाप्राण 24 को बोला गया। सघोष वर्ण 345, ठीक है। सघोष घोष जिसमें स्वर तंत्रिकाओं के उच्चारण का नहीं होता है उसे क्या बोला गया है, घोष और सघोष, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना अच्छा मैं सेट किया हूँ। और हर परीक्षा में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 25 MCQ बता रहा हूँ तो पूछे ही गए हैं। इसलिए अंत तक आप सभी लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ने का। इससे आपका ही फायदा होगा, आपका ही लाभ होगा। और नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान 100% है प्यारे साथियों। इसलिए मैं अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे या किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को या वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? आंसर डी। क्या होता है? डी, वर्ण व्यवस्थित समूह को। सेकेंड है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? आंसर डी, वह वर्ण होता है। थर्ड है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला की संख्या 52 होते हैं। फोर कहता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरा बिल्कुल ऑप्शन सी होता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, 5 कहता है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो आपका आंसर 5 का आंसर होना चाहिए सी, अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में मेरा क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 7 है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 21, 33, 36 या 40? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है बी, 33 होते हैं। एक में अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आंसर अक्षर कहते हैं। 9, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 32, 34, 33 या 36? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे सी, मेरा 33 होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? तो 10 का आंसर बी, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। 11, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है? ध्यान रखेंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है वर्णमाला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 कहता है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ के, मात्रक? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? आंसर ये, शब्द को। 14 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण समूह बोला गया है या वर्णमाला, वर्ण या अक्षर? आंसर डी, वर्णमाला बोला गया है। 15, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, क्रिया, अक्षर? आंसर मेरा 15 का हो जाता है ये, वर्णमाला बोला गया है। 16, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने प्यारे साथियों? आंसर 33 है। 17 है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? स्वर वर्ण, वर्ण, व्यंजन, आयोगवा? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो वह वर्ण कहलाता है। 18 है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटी ई, बड़ी ई, ये या? तो निम्न में से दीर्घ स्वर पूछ रहा है तो दीर्घ स्वर मेरा बिल्कुल बी हो जाता है। जहां पर भी बी आपको दिखाई देगा आंख मूंद करके लगाइए। 19, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? या,
ई, उ, ओ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। आंसर डी, ओ। 20 हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितना होता है? तो हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितने होते हैं? आंसर 4। ठीक है। 21 है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? या, ओ, ए या। दीर्घ स्वर यहाँ पे दिया है, पर दीर्घ स्वर यहाँ पे क्या दिया है? या जो है वह दीर्घ स्वर हो जाएगा। 22 है, किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार का, अनुनासिक का, हास्य का, फलुत का। तो 22 का आंसर बिल्कुल मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फलुत स्वर। 23 फलुत स्वर कौन सा है? ओम, यम, ओम, ओम। तो फलुत स्वर जो होता है बिल्कुल मेरा ये सही हो जाता है। 24 हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद किसके अंतर्गत नहीं आएगा? अन्य स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से पुनः सुन लीजिए कौन सा किसके अंतर्गत नहीं आती है? आंसर डी, विवृत स्वर जो है यह नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? अर्थात बड़ी ऊ की, छोटी ई को या बड़ी ई की मात्रा को, य को। तो मध्य स्वर किससे बोला गया है? ठीक है, तो मेरा आंसर डी, यह जो होगा यह मध्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 25 एमसीक्यू और थ्योरी दोनों तरह की क्वेश्चन हर क्लास में मैं बताऊंगा आपसे। इसलिए यह मैराथन सीरीज जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर परीक्षा के लिए। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।